हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मानव के पोषण और मानव के पोषण में मानव का आहार नाल तंत्र के कितने भाग होते हैं, स्पेशली आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। इसके साथ साथ आहार नाल जो हमारा होता है उसमें स्पेशली माउथ, इसे हम मुख कहते हैं, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत और आंत में आपका बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में वहाँ पर उसके भाग को देखा, न कि उसके वर्णन को। ठीक है। और साथ साथ हमने फिर आहार नाल क्या होता है, आहार नाल में स्पेशली हमने माउथ को पढ़ लिया। माउथ के साथ साथ आपका बक्कल कैविटी को भी, बक्कल कैविटी में स्पेशली तालू के साथ साथ आपका दांत। क्लियर। और अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा उसमें छोटी सी टॉपिक है, मानव में पोषण में ही दंत सूत्र। ये दंत सूत्र या दंत विन्यास, इनके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि दंत सूत्र क्या होता है या दंत विन्यास किसे कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात इसमें आप देखिए, जो यह मानव की मुख गुहिका है, इस मानव की मुख गुहिका में हमने बताया था कि यहां पर जो दांत जो होते हैं एक एक पंक्ति में पाए जाते हैं और एक एक पंक्ति में स्थित होते हैं। साथ साथ जब दांतों को एक सूत्र में, एक समीकरण में व्यवस्थित कर देते हैं, उस प्रक्रिया को नाम देते हैं दंत सूत्र या दंत विन्यास। आप इसको और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि मानव की मुख गुहिका में दांतों को एक सूत्र में विन्यासित करना ही दंत सूत्र या दंत विन्यास कहलाता है। यहां पर मेंशन करते हैं एक बातें हम, मानव की मुख गुहिका, मानव की मुख गुहिका में दांतों को एक सूत्र या समीकरण, एक सूत्र या समीकरण में व्यवस्थित करने की क्रिया को दंत विन्यास कहते हैं। क्लियर। अब इसमें स्पेशली यहां पर देखिए, जो मानव का जबड़ा होता है, ये ऊपरी और निचला जबड़ा, इस मानव के ऊपरी और निचले जबड़े में स्पेशली दांत की सिचुएशन रहती है, दांत वहां पर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक मानव के प्रत्येक जबड़े में दो अर्धांश का मतलब दो भाग पाए जाते हैं। ये सपोज दैट ये मानव का जबड़ा है, मान लो सपोज दैट, इसको आप, ये मानव के जो जबड़े होते हैं इसमें स्पेशली क्या होते हैं, यहां पर इनके साथ साथ दांतों का सिचुएशन यहां पर व्यवस्थित होता है। इसमें ये दो भाग आपको पाए जाते हैं, एक आपका दायां अर्धांश, दूसरा आपका बायां अर्धांश। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जबड़ा होता है, इस जबड़े में स्पेशली दो भाग पाए जाते हैं, एक आपका दायां अर्धांश, दूसरा आपका बायां अर्धांश। और इस दाएं और बाएं अर्धांश में जो हमारे जबड़े के होते हैं, उनमें दांतों की संख्या, जब हम दंत सूत्र निकालते हैं तो दांतों की संख्या को हाफ लेते हैं और हाफ लेने के साथ साथ उसको 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे हमारा दंत सूत्र जो होता है वो निकल आता है। यहां पर देखिए कैसे, यहां पर हम एक बातें इसमें बता सकते हैं आपको, मानव के प्रत्येक जबड़े में, मानव के
प्रत्येक जबड़े में दो अर्धांश पाए जाते हैं अर्थात दो भाग होते हैं, दायां अर्धांश तथा बायां अर्धांश। क्लियर? ये दो अर्धांश पाए जाते हैं। अब हमें दंत सूत्र निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारा ये प्रत्येक जबड़े होते हैं उस जबड़े में से हाफ दांतों की संख्या को लेते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। इससे उनका क्या होता है, आपका दंत सूत्र आसानी से निकल आता है। यहां पर हम एक फार्मूला देते हैं दंत सूत्र के लिए। दंत सूत्र बराबर क्या होता है, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या मल्टीप्लाई 2। क्लियर? ये हमारा दांत का सूत्र होता है। अब स्पेशली हमें जो दांत के सूत्र होते हैं, इन दांत के सूत्र को निकालने के लिए करते क्या हैं, यहां पर देखें। जो हमारा शिशु होता है, जिसे हम बच्चे में आप देखेंगे दांत की संख्या जो होती 20 पाई जाती है, और जो बच्चे में दांत की संख्या 20 होती है उसे हम दूध का दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। क्लियर? तो यहां देखेंगे शिशु में या बच्चों में दांत की संख्या 20 होती है। क्लियर? और इनका हमें दंत सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं आपका स्पेशली कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश के दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश दांतों की संख्या। तो यहां पर होता क्या है, ये इंसाइजर, ये आपका 2 की संख्या में रहेंगे, कैनाइन 1 की संख्या में रहेंगे, पीएम जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं ये ऊपरी और निचले जबड़े में कुछ नहीं पाए जाते हैं, और जो हमारा यम होते हैं जिसे मोलर कहते हैं ये 2 की संख्या में ऊपर 2 की संख्या में नीचे, और इन्हें हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका क्या होता है, आपका ये फार्मूला आपका निकल आता है। इसको अब करते क्या है, निकालने के लिए 2 1 3 2 5 इन दोनों को जोड़ लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है 5 और नीचे भी 5, 5 5 10 हुआ, और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टोटल 20 संख्या यहाँ पर हो जाती है। क्लियर? ये आपका जो हमारा ये इंसाइजर होता है ये कृंतक दांत को प्रदर्शित करता है, कैनाइन जो होता है ये रदनक दांत को प्रदर्शित करता है, पीएम ये हमारा जो प्रीमोलर होता है ये अग्र चवर्णक दांत को प्रदर्शित करता है, और जो हमने यम यहाँ पर डिनोट किया है ये चवर्णक दांत के लिए क्या होते हैं आपका ये उन्हें प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो ये रहा बच्चों में आपका दंत सूत्र, इसको आप आसानी से यहाँ पर निकाल देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होता है, इनके लिए हम सूत्र में रखते क्या हैं, एकदम नॉर्मल तरीका कि आपका 21012 अपान 2102 ये हमारा मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर स्पेशली क्या होता है आपका, यहाँ पर दांतों की संख्या बच्चों में आसानी से निकल जाती है। ठीक है, ये बातें। एडल्ट में जो हमारे वयस्क होते हैं उन वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है, अर्थात एक जबड़े में 16
और एक जबड़े के अर्धांश में 8 की संख्या पाई जाती है। तो हमें दोनों जबड़ों के अर्धांश में हाफ हाफ संख्या लेनी है, उन हाफ हाफ संख्या के लेकर के उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां पर देखिए, तो जो हमारे वयस्क होते हैं, वयस्क पुरुषों में या मानव में कह सकते हैं, पुरुषों में दांतों की संख्या 32 होती है। कितना होती है? 32। इनके लिए हमारा फार्मूला वही सेम लगेगा। यहां पर इंसाइजर, ये आपका कैनाइन सेम रहेंगे आपका, इसमें पीएम यहां पर आपका इस तरह से, और यम स्पेशली आपका ये मल्टीप्लाई 2। क्लियर? यहां पर देखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे कैसे। 2 1 3, 2 5 3 8। हमने बताया ना कि पूरे दांत में, पूरे आपके माउथ में 32 दांत संख्या होती है और प्रत्येक जबड़े में 16 की संख्या पाई जाएगी। और 16 के जब हम हाफ करेंगे तो 8 की संख्या ऊपरी और 8 का आपका निचले जबड़े में होगा, और इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होता है, ये स्पेशल तौर से दांत का सूत्र निकल आता है। तो यहां पर देखिए 2 1 3, 2 5 3 8, ये आपका ऊपरी जबड़े में 8 और निचले जबड़े में भी क्या होते हैं आपका 8। क्लियर? इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16, 16 दूना 32। ये हमारा 32 की संख्या में दांत आपके निकल आते हैं। इनके लिए हम एक फार्मूला यहां पर डिनोट करते हैं स्पेशल तौर से। इसको हम 21 और 23, फिर आपका 21 23 मल्टीप्लाई 2, ये आपका वयस्क में ये आपका नंबरिंग ख्याल करते हैं, 21 23 ऊपर, 21 23 नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 आपका कैनाइन इंसाइजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 पीएम हो गया और 3 आपका यम हो गया। ये ऊपरी जबड़े में हो गए। और ठीक यही प्रोसेस क्या होता है आपका निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये हमें क्या होता है भैया, मानव में दंत सूत्र को आसानी से निकाला जा सकता है या हम इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जितने और भी एनिमल आते हैं उनमें दांतों की संख्या निर्धारित होती है। उन्हीं दांतों की संख्या के आधार पर हम इसके यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करके उनके दांत की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं, दंत सूत्र को बता सकते हैं। क्लियर? दूसरी टॉपिक जो हमारी होती मानव के पोषण में, वो आपका मानव के पोषण में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आज जीभ और जीभ की संरचना, जैसा कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो ये हमारा जीभ तथा संरचना। क्लियर? अब देखिए हमारा जीभ होता है, यहां पर फिगर हमने इसमें ड्रा कर रखा है, और स्पेशली जो ये फिगर होते हैं, इस फिगर में आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये जीभ होता है ये आपका कहां पर पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन कहां पर होती है, पहले इसको हमें देखेंगे। तो जीभ जो हमारा स्पेशली क्या होता है, मुख गुहिका के फर्श पर। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख गुहिका के फर्श पर मोटी पेशीय दीर्घित चलायनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं जीभ। ठीक ना? यहां पर हम बातें मेंशन कर देते हैं। मुख गुहिका के फर्श पर, मुख गुहिका के फर्श पर पेशी, मुख गुहिका के फर्श पर पेशीय मोटी दीर्घित चलायमान संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। जीभ का पिछला भाग, जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा
पश्च भाग मांसपेशियों द्वारा हाई आयर्ड हड्डी से जुड़ा होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। जो जीभ का हमारा अग्रभाग होता है, इसके हम निचले वाले भाग में देखते हैं तो वहां पर एक आपकी नीचे से संरचना के रूप में जुड़ी होती है, उससे नाम देते हैं आपका फ्रेनुलम कहते हैं। जब इसको हम जीभ को फोल्ड करते हैं, ध्यान रखिए रहिए, जब हम माउथ में जीभ को फोल्ड करते हैं तो वहां से एक आपकी क्या होती है, जुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है, ठीक ना। उस जुड़ी हुई संरचना को हम क्या नाम देते हैं, आपका फ्रेनुलम नाम देते हैं। एक बात है। दूसरा, जो हमारे मेढक होते हैं, छिपकली होती हैं, कैमेलियन होते हैं, इन सब में जिह्वा जो होती है इनकी, ये आगे की ओर आपकी जुड़ी होती हैं और पीछे की ओर स्वतंत्र होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, अपने जीभ को निकाल करके अपने शिकार को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं इसमें। अब इनकी जो संरचना होती है, इन संरचना पर हम थोड़ा विशेष ध्यान देंगे कि जो हमारी जीभ की संरचना होती है, स्पेशली जीभ जो होता है हमारा, ये पिंक कलर का, सॉरी गुलाबी कलर का होता है। और गुलाबी कलर होने के साथ साथ इनका जो ऊपरी तल होता है, ये ऊपरी तल ये खुरदरा होता है। आप जीभ को टच करिएगा तो उसका ऊपरी वाला सरफेस खुरदरा दिखाई पड़ता है। क्यों खुरदरा होता है? क्योंकि उस पर अनेक जिह्वा प्रांकुर पाए जाते हैं। वो जिह्वा प्रांकुर में आपकी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और उन स्वाद कलिकाओं से अनेक स्वाद तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये स्वाद तंत्रिकाएं निकल करके हमारे माइंड में जाती हैं और माइंड में जाने पर वहां पर भोजन के स्वाद का अनुभव कराती हैं। इसलिए हम बताते हैं कि ये भोजन का स्वाद अच्छा है, इस भोजन का स्वाद ठीक नहीं है, या जो स्वाद हमें पसंद नहीं आता उसको हम नहीं खाते हैं। बहुत सारी बातें। क्लियर? यहाँ पर ये साफ चीजें जो है इस टंग के जरिए आसानी से देख लेते हैं। इसमें स्पेशली देखेंगे क्या होते हैं, जो हमारे ये 4 प्रकार के प्रांकुर होते हैं, पैपिला पाए जाते हैं। इसमें स्पेशली आप देखिए यहाँ पर परिकोठी प्रांकुर जो आपका वी शेप में होता है, बड़े आकार का होता है। यहाँ पर आपका छोटा छोटा आपका प्रांकुर कवक रूपी होता है और यहाँ पर धागे नुमा संरचना के रूप फिलीफार्म प्रांकुर होते हैं। और एक प्रकार के फोलिएट प्रांकुर होते हैं जो मानव के जीभ में न पाए जाकर के कहाँ मिलते हैं, आपका शाकाहारी जंतुओं के जीभ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा में देखिए, ये आपकी जो मानव का जीभ होता है, मानव का जीभ गुलाबी रंग का होता है। क्लियर? जीभ का ऊपरी सतह खुरदरा होता है, क्योंकि जीभ पर जिह्वा प्रांकुर पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बातें बताएंगे इसमें। जिह्वा प्रांकुर में स्वाद कलिका पाई जाती है, प्रत्येक स्वाद कलिका में से स्वाद तंत्रिकाएं निकलती हैं जो भोजन को पहचानने
में मदद करती हैं, मदद करती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। जो हमारी ये इस तरह की जीवा प्रांकुर होते हैं, यहाँ पर जो परिकोटीय बड़े प्रकार के प्रांकुर होते हैं, इसमें असंख्य जो होती हैं स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो आपके छत्रक रूपी होते हैं, इनमें भी आपकी स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं, और इन सब से ये हमारा क्या होता है, स्वाद तंत्रिकाएं निकल करके हमारे माइंड में जाती हैं, और उस माइंड में कहाँ जाएंगी, जहाँ पर स्वाद पहचानने का केंद्र होता है वहाँ पर खुली होती हैं। और जैसे ही हम कोई भोज्य पदार्थ अपने माउथ में डालते हैं तो उसके स्वाद का अनुभव हमारा माइंड करता है। माइंड को अच्छा लगा तो हम खूब खाएंगे, माइंड को खराब लगा तो हम उसको छोड़ देंगे ना। ये आप ही में नहीं, ये स्पेशली जितने भी हायर वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, हायर कशेरुक, उच्च कशेरुक प्राणी होते हैं, उन सब में ये सारा प्रोसेस आपका चलता है। क्लियर? आइए इसमें देखते हैं। जीभ का जो हमारा अग्रभाग होता है, ये जीभ का अग्रभाग ये मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। अग्रभाग से थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। जब हम कोई नमकीन पदार्थ खाते हैं या चटपटा ले लेते हैं तो भी यहीं से हम इसको क्या करते हैं, आपका यहीं से इसी भाग से हम इसका अनुभव करते हैं। मध्य भाग जो हमारा एरिया होता है वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है, और सबसे पश्च वाला भाग जो होता है ये क्या करते हैं, कड़वाहट स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो इस प्रकार से जीभ द्वारा हम क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वाद को आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें स्पेशली होता क्या है। जो हमारा ये परिकोठी प्रांकुर, इसे हम सर्कमवोलेंट प्रांकुर कहते हैं, इसके पीछे यहाँ पर आपका लसिका गांठें पाई जाती हैं, लसिका ऊतक कह सकते हैं इसको, लसिका ऊतक भी नाम दे सकते हैं। ये लसिका ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं। लसिका ऊतक के ठीक पीछे 3 जोड़ी टांसिल पाए जाते हैं, और टांसिल का मेन काम ये होता है कि ये क्या काम करते हैं, बाहर से आने वाले जो आपके हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें किल करने का काम करते हैं। क्लियर? और उन्हीं के ठीक पीछे क्या होते हैं, आपका यहाँ पर गुलाबी रंग की संरचना लटकती हुई पाई जाती है, जिसे हम यूला या अधोजीवा के नाम से जानते हैं। क्लियर? आइए डिस्कस करते हैं इसमें हम जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं, जीभ के कौन कौन से कार्य हैं, इन कार्य के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए स्पेशल तौर से जीभ जो होता है ये हमारे बॉडी में, या सॉरी करिए हमारे जो मुख गुहिका होती है, उस मुख गुहिका में ये मुख गुहा को गीला बनाए रखती हैं। अब ये गीला क्यों बनाएंगी, इसका भी रीजन आपको बताते हैं। यहां पर देखिए स्पेशल तौर से ये गीला इसलिए बनाती हैं क्योंकि इस जीभ में या जीभ पर क्या होते हैं, आपका श्लेष्म झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, और उनसे म्यूकस पदार्थ निकलते हैं। ये म्यूकस पदार्थ जो होते हैं ये स्पेशल तौर से जीभ को क्या काम करते हैं, गीला बनाने का काम, मुख को गीला बनाने का काम करते हैं। तो यहां देखिए जीभ के कार्य, जीभ के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग। अब देखिए स्पेशल तौर से जीभ मुख गुहिका को गीला बनाए रखती हैं, अर्थात नम बनाए रखती हैं। अब ये नम क्यों बनाए रखेंगी, उसका कारण यह है कि जो हमारी ये जीभ होती है इस पर म्यूकस मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है, जिससे ये चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती हैं, श्लेष्म पदार्थ को निकालती हैं और हमारी मुख गुहिका को गीला बनाए रखती हैं। दूसरी कंडीशन, ये भोजन को लार में सानने का काम करती हैं और दांतों की तरफ धकेल कर इसे पीसने के लिए ले जाने का काम करती हैं। अर्थात सब मिला करके आप ये कह सकते हैं कि जो भोजन होता है उस भोजन में लार को सानती हैं और दांतों की तरफ भोजन के कण को धकेलती हैं। नंबर तीसरा क्या होता है, ये मुख गुहिका की सफाई करती हैं और दांतों में फंसे हुए जो भोजन के कण होते हैं उनको ये क्या काम करती हैं, आपका निगलने का काम करती हैं। साथ साथ जो भोजन होता है जो निवाला हम लेते हैं, जो चबाते हैं, उसको भी निगलने में आपका हेल्प करती हैं।
बोलने में, बातचीत करने में, गाना गाने में, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हमारा ये जीभ का कार्य होता है। थोड़ा यहाँ पर देखिए, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीभ मुख गुहिका को नम बनाए रखता है, को नम बनाए रखता है। अब ये नम क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके ऊपर श्लेष झिल्लियों का आवरण पाया जाता है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे ये आपको क्या करता है, गीला बनाए रखता है। दूसरी कंडीशन, जीभ भोजन को लार में मिलाने तथा भोजन को पीसने के लिए दांतों की तरफ धकेलता है, दांतों की तरफ ढकेलता है। ठीक है। तीसरी बातें इसमें ये बताएंगे हम, मुख गुहिका की सफाई करता है। कौन करेगा? जीभ मुख गुहिका की सफाई। क्लियर? नेक्स्ट, भोजन के निवाले को निगलने में सहायता करती है। क्लियर हो गया इतनी बातें? आगे चलते हैं। इसमें आपका जीभ दांतों में फंसे कण को घुलाकर निगलने का कार्य करती हैं। सबसे अहम बात ये, जीभ बोलने, बातचीत करने तथा गाना गाने आदि कार्यों को करने में सहायता करती हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें? सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये जीभ के कार्य हो गए। आगे चलते हैं, इसमें हम अगली बातें इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा आहार नाल का तीसरा भाग होगा उसे हम नाम देंगे ग्रसनी। ये मानव में पोषण में जो आपका है ये आहार नाल का तीसरा भाग है, वो तीसरा भाग कौन सा होगा? ग्रसनी, जिसे हम फैरिंग्स नाम देते हैं। ग्रसनी, इसे हम नाम देते हैं फैरिंग्स। अब देखो, आप फिगर को देखिएगा जरा, जो पिछले वीडियो हमने फिगर को यहां बनाया था उस फिगर में आप देखिए कि मुख गुहिका से या मुख गुहिका जो होती है पीछे की ओर एक सकरे कोष्ठ में खुलती है, उसे हम नाम देते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है ये कीपकार या कीपनुमा संरचना होती है, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर। किसी बुक में आपको 12.5 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा, तो 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और साथ साथ देखेंगे क्या होता है आपका जो ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी मुख्यतः आपका 3 भागों में बटी होती है। इसका अग्रभाग जो होता है हमारा नासा ग्रसनी, मध्य भाग मुख ग्रसनी, और आपका तीसरा जो भाग होता है वो उसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। ये 3 भागों में हमारी ग्रसनी जो होती है
बटी होती हैं। तो जो हमारा अग्रभाग होता है इसे हम नासा ग्रसनी कहते हैं, उसमें एक जोड़ी अंतः नासा छिद्र पाए जाते हैं और एक जोड़ी यूस्टेकियन ट्यूब की नलिकाएं होती हैं, अर्थात कर्ण छिद्र की नलिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारा मध्य ग्रसनी होता है, जिसे हम मुख ग्रसनी कहते हैं, मध्य वाले भाग को, वो भोजन संवहन में सहायता करते हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट वाला भाग होता है कंठ ग्रसनी, वो कंठ ग्रसनी क्या होते हैं आपका, ये जो हमारा यहाँ पर दिखता है जिसे हम टेटुआ कहते हैं या इसको कंठ बॉक्स कहते हैं, इसके पीछे आपके पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस कंठ ग्रसनी में दो नलिकाएं खुली होती हैं, एक भोजन नली का द्वार जो ओपन होता है, दूसरा आपका श्वास नाल की जो आपकी द्वार होती है वो ओपन होती हैं। क्लियर। अब जो भोजन नली की द्वार होती है सीधा आपका ग्रास नली में जा खुली होती है, और जो आपकी श्वास नलिकाओं की दीवार होती है जाकर सीधे आपका ये ट्रेकिया में होकर के खुला होता है। ट्रेकिया बोले तो जो आपकी श्वास नाल होती है उनसे खुली होती हैं। अब होता है कि श्वास नली का छिद्र होता है, इसे हम ग्लाटिस कहते हैं या घाटी द्वार कहते हैं। उस घाटी द्वार पर एक पतला उपास्थिका बना एक छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं आपका घाटी ढापन या इपीग्लाटिस कहते हैं। और यह इपीग्लाटिस जो होता है यह श्वास नाल को बंद कर लेता है जब कोई पेय पदार्थ या भोजन के निवाले को आप निगलते हैं। कभी आप ख्याल करो, आप एक सांस में पानी पी जाते हो ना, जब आप पीते हैं तो उस समय थोड़े समय के लिए आप देखेंगे कि हमारा क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया या सांस लेने की जो गति है वो रुक जाती है। जब हम पानी पीना शुरू करेंगे श्वास रुक जाएगा, पानी पीना बंद कर देंगे फिर खुल जाएगा। अर्थात ये क्या ढक्कन की तरह होता, हमेशा उठता और बैठता है। क्लियर। जब ये आपका क्या होगा, आपको बंद कर लेगा तो जाहिर सी बात है आप पेय पदार्थ को निगल रहे होते हैं। जब आप नहीं निकल रहे हो तो धीरे से खुल जाता है, तो सांस का आवागमन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रोसेस वहां पर आपका चलते रहते हैं। कभी कभी आप ख्याल करिए कि आप अगर बहुत तेजी के साथ भोजन ले रहे हैं या आप भोजन करते समय बातें भी कर रहे हैं तो कभी कभी आपको क्या होता है, धसका लग जाता है या खांसने लगते हैं आप अंदर से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, भोजन के मॉलिक्यूल जैसे हमारी श्वास नलिका में जाते हैं, श्वास नलिका हमारी संवेदनशील होती हैं और वहां पर हमें खांसी आ जाती है। कभी कभी भोजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपका, निकल करके नाक के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं कहां होती है, हमारा ये ग्रसनी के पास में। क्लियर। तो इसमें हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं। आप इसमें आप क्या बताएंगे, मुख गुहिका पीछे की ओर कीपनुमा संरचना या कहो कीपनुमा कोष्ठ में खुला होता है जिसे ग्रसनी कहते हैं। क्लियर। इसकी लंबाई या ग्रसनी की लंबाई कह सकते हैं, ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। तो जो हमारा ये सकरा कोष्ठ होता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, ये क्या होते हैं आपका, ये 12 से 14 सेंटीमीटर के बीच होती हैं और ये किनके बीच ये पाए जाते हैं। ग्रसनी किसके बीच होती है, ये मुख गुहिका तथा ग्रास नली के बीच में उपस्थित होती हैं, बीच में पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, इसमें एक बातें और हम बताएंगे। नेक्स्ट बातें क्या, ग्रसनी मुख्यतः 3 भागों में बटी होती हैं, मुख्यतः 3 भागों में बटी होती हैं। कौन कौन भाग हैं,
नंबर एक नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। नंबर 2 मुख ग्रसनी। नंबर 3 कंठ ग्रसनी। ये 3 भागों में स्पेशली आपका हमारा ग्रसनी जो है बटा होता है। तो नासा ग्रसनी किसे कहेंगे आप यहां पर देखिए, करें भैया क्या होता है, ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है, जिसमें अंतः नासा छिद्र और कर्ण छिद्र की नलिकाएं ओपन होती हैं या उसमें खुली होती है, उसे हम नाम देते हैं आपका नासा ग्रसनी कहते हैं। नासा ग्रसनी में क्या बताएंगे, ग्रसनी का अग्रभाग, ग्रसनी का अग्रभाग जो होता है वो नासा ग्रसनी कहलाता है। यहां पर हम एक लाइन डाल देते हैं, ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है, नासा ग्रसनी कहलाता है, जिसमें अंतः नासा छिद्र तथा कर्ण छिद्र की नलिकाएं खुली होती हैं। क्लियर। जो हमारा मुख ग्रसनी होता है, मध्य भाग मुख ग्रसनी कहलाता है, मुख ग्रसनी कहलाता है, जो भोजन के संवहन में सहायक होता है, संवहन में सहायक होता है। क्लियर। और तीसरा होता हमारा वो है कंठ ग्रसनी। आप इसमें देखेंगे ग्रसनी का अंतिम भाग, ग्रसनी का अंतिम भाग, ग्रसनी का अंतिम भाग कंठ ग्रसनी कहलाता है, कंठ ग्रसनी कहलाता है। क्लियर। कंठ ग्रसनी में क्या क्या मिलेंगे आपको, यहां पर कंठ ग्रसनी में भोजन द्वार का छिद्र तथा श्वास नाल का छिद्र खुला होता है। क्लियर। ये सभी यहां पर आपके खुले होते हैं। आगे इसमें हम और विचार करते हैं कि जो हमारी एक कंठ ग्रसनी होती है, ये जो हमारा लैरिंक्स होता है, इसे हम स्वर बॉक्स कहते हैं, उसके पीछे पाए जाते हैं। और इसमें 2 तरह के छिद्र खुले होते हैं, भोजन नली द्वार खुला होता है और साथ साथ क्या होते हैं आपका श्वास नलिकाओं के द्वार यहाँ पर ओपन होते हैं। अब जो हमारी भैया क्या होती है, श्वास नलिकाएं, जो हमारा ये भोजन नली होती है, भोजन की नली ये ग्रास नलिका से जुड़ी होती हैं, ग्रास नली से जुड़ी होती हैं। क्लियर। और जो हमारी श्वास नलिका होती है, श्वास नली, ये श्वास नाल में या श्वास नाल से जुड़ी होती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। जो श्वास नलिकाएं श्वास नाल से जिस स्थान पर जुड़ी होती वहां उसे हम नाम देते हैं घाटी द्वार, घाटी द्वार कहते हैं। इस घाटी द्वार पर
उपास्थिका बना, उपास्थिका बना पत्तीनुमा संरचना होता है, पत्तीनुमा संरचना होता है, जिसे घाटी ढापन कहते हैं, जिसे घाटी ढापन कहते हैं। क्लियर? घाटी ढापन का जो मुख्य कार्य होता है, यह घाटी द्वार को आवश्यकता पड़ने पर बंद कर लेता है। यहां पर हम बातें मेंशन कर देते हैं। घाटी ढापन, घाटी ढापन घाटी द्वार को, घाटी द्वार को बंद करने का कार्य, बंद तथा खोलने का कार्य करता है, का कार्य करता है। क्लियर? अब इसमें स्पेशली देखिए क्या होता है, कब ये बंद करे कब खोलेगा। जब हम कोई पेय पदार्थ निगलते हैं या भोजन के निवाले को निगलते हैं, तो उस समय क्या होता, भोजन के जैसा भोजन हमारे क्या होता है इस घाटी द्वार के कांटेक्ट में आता, वैसे जो है ये हमारा एपिग्लॉटिस या घाटी ढापन उसको बंद कर लेता है, और भोजन सीधा क्या होता है आपका भोजन नली के द्वारा होता हुआ ग्रास नली में पहुंच जाता है। जब वो ग्रास नली पहुंच जाता है, जाहिर सी बात है फिर क्या होता है आपका ये फिर ओपन हो जाएगा। क्लियर? ये सारा प्रोसेस क्या होता है इनमें आसानी से चलता रहता है। आगे चलते हैं, इसमें हम अगली बातें डिस्कस करते हैं। हमारी अगली बातें क्या हैं इसमें, ग्रास नलिका या ग्रास नली से हम कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं, इसे हम ओइसोफेगस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओइसोफेगस। अब हम ओइसोफेगस को डिफाइन कैसे करेंगे कि ग्रसनी और आमाशय के बीच का कुंडलित संकुचनशील नलिका युक्त भाग जो कहलाता है, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका स्पेशल तौर से ग्रास नली बोलेंगे। अब ये ग्रास नली की लंबाई जो होती है ये लगभग आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और 25 से 30 मिलीमीटर मोटी भी होती है। क्लियर? ग्रास नली जो होता है भैया इनमें क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, अर्थात भोजन जो होता है ये लहरदार गतियों के द्वारा आगे की ओर खिसकता है। इसे हम संकुचनशील या फैलने वाली नलिका भी नाम देते हैं, क्योंकि जब भोजन का निवाला उस पर पड़ता है तो ये आपका फैल जाती हैं, फिर आपका सिकुड़ जाती हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है ना? इसलिए इन्हें हम फैलने या सिकुड़ने वाली नलिका के नाम से भी जानते हैं। एक बातें और बताएंगे, जो हमारा ये आपका ओइसोफेगस होता है, इस ओइसोफेगस जहां ग्रास नली जहां पर आपका ग्रसनी जुड़ा होता है वहां पर एक भैया क्या होते हैं आपका ग्रास नल की संकोचक छिद्र पाए जाते हैं। उसे हम नाम देते हैं आपका कि अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। वहां पर क्या होते हैं उस ग्रास नली से उस फैरिंग से या कहो ग्रसनी से भोजन जो होता है ये आपका ग्रास नली में उसी संकोचक छिद्र के द्वारा आता है, जिसे हम उच्च ग्रास नली संकोचक छिद्र कहते हैं, उनके द्वारा प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद फिर ये क्या होता है ग्रास नली में आगे की ओर क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा खिसकते रहते हैं। इसमें एक बात और बता देंगे, जहां पर हमारा ये ग्रास नली स्टमक से जुड़ा होता है वहां पर भी क्या होते हैं आपका, वहां पर आपका निम्न ग्रास नली संकोचक पेशी या छिद्र पाए जाते हैं। वहां पर भी क्या होते हैं आपका बिना उसके छिद्र के, बिना उस स्फिंक्टर के भोजन क्या होता है आपका ग्रास नली से सीधा आपका स्टमक में नहीं जाएगा। ठीक ना? तो इस तरह से क्या होता है यहां पर आपका भोजन के आने जाने पर कंट्रोलिंग होती है, उनका नियंत्रण होता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम यहां विचार करते हैं। ग्रसनी तथा आमाशय के बीच का, आमाशय के बीच का संकुचन शील कुंडलित पतली
नलिका ग्रसनी तथा आमाशय के बीच का संकुचनशील कुंडलित पतली नलिका ग्रास नली कहलाता है। ग्रास नली कहलाता है। क्लियर इतनी बातें। दूसरी बातें इसमें हम बताएंगे आपको। ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तथा मोटाई 25 से 30 मिलीमीटर होती है। क्लियर। आगे चलेंगे। ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली में भोजन क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा, क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा आगे की ओर खिसकता है। आगे की तरफ या ओर खिसकता है। क्लियर। आगे देखेंगे स्पेशल तौर से। जो हमारा ये ग्रास नलिका होती है, ग्रास नलिका में दो प्रकार के आपका संकोचक पेशी पाए जाते हैं। इसमें ग्रास नली में उच्च ग्रास नलीय संकोचक पेशी पाए जाते हैं, जो भोजन को ग्रसनी से ग्रास नली में जाने की अनुमति देता है, जाने की अनुमति देता है, लेकिन वापस आने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन वापस नहीं आता है। क्लियर। इसी प्रकार ग्रास नली जब आमाशय में खुला होता है या खुलता है, जब आमाशय में खुलता है तो निम्न ग्रास नलीय संकोचक ग्रास नली संकोचक पेशी पाए जाते हैं। पेशी पाए जाते हैं जो भोजन को आमाशय में जाने देता है, लेकिन वापस आने नहीं देता है, वापस आने नहीं देता है। क्लियर। ये इतनी बातें इसमें आपका स्पेशल तौर से हम संकोचक पेशी जो होती है हमारी एक ओइसोफेगस, उस ओइसोफेगस के जहाँ पर आपका ग्रसनी खुलती है ग्रास नली में, वहाँ पर एक पाई जाती हैं, और जहाँ पर ग्रास नली जो होता है कहाँ खुला होता है स्पेशल तौर से स्टमक में, वहाँ पर भी एक आपका निम्न संकोचक पेशी पाई जाती है। ये दोनों लोग भोजन के जाने
अर्थात अंदर की ओर खिसकने या आगे बढ़ने पर उसमें कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें हम स्पेशल तौर से अगली बातें डिस्कस करेंगे। वो अगली बातें कौन सी हमारी होंगी? आमाशय। ग्रास नली के बाद सीधा हम आमाशय पर बात करते हैं। जो हमारा ये आमाशय होता है, आमाशय इसे नाम देते हैं स्टामक। क्लियर? अब इस स्टामक को या आमाशय को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पहले छोटा सा हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। यह हमारा है ओइसोफेगस और यह है आपके भी हमारे या इन्हें हम और तरीके से भी बना सकते हैं। इसको कई तरीके से आप यहां पर बना सकते हैं इसको स्पेशल तौर से। यहां पर देखिए, इससे ये हमारा ओइसोफेगस, इसे हम ग्रास नली नाम देते हैं। ठीक है, यहां पर एक पेशी पाई जाती है जो भोजन को आने की अनुमति देती है। इस वाले भाग को हम नाम देते हैं कार्डियक। यहां पर जो भाग है कार्डियक कहते हैं। इस वाले भाग को फंडिक या फंडस कहते हैं, फंडिक भी कह सकते हैं इसको। और ये वाला भाग जो होता है आमाशय काय कहलाता है। और इस वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं, पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशल तौर से। और ये हमारा है आपका ग्रास नली। ये है क्या भी आपका ग्रहणी। अब इसमें हम यहां पर स्टमक का फिगर देखते हैं, तो स्पेशली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करते हैं। हम देखेंगे हमारा जो आमाशय होता है, हमने बताया कि आमाशय को डिफाइन कैसे करेंगे हम। आप ये कर सकते हैं ग्रास नली और ग्रहणी के बीच का चौड़ा थैलेनुमा भाग क्या कहलाएगा? आपका आमाशय। और आमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होता है 7 सेंटीमीटर होती है। क्लियर इतनी बातें? अब ये हमारा जो ये आपका स्टमक होता है, इसकी सिचुएशन कहां देखेंगे? इसकी सिचुएशन कहां पर होगी स्पेशल तौर से? यहां पर देखेंगे, ये हमारा जो उदर गुहा है यानी डायाफ्राम के ठीक नीचे, उदर गुहा में, डायाफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में बाईं तरफ ये इनकी पोजीशंस होती हैं, या अर्थात ये वहां पर स्थित होते हैं। आगे चलते हैं। स्पेशल तौर से जो हमारा यह आपका ये आमाशय होता है, इस आमाशय को हम एक बात और देखेंगे, ये इसको हम प्रसार क्षेत्र वाला भाग कहते हैं। क्यों प्रसार क्षेत्र वाला भाग कहेंगे? क्योंकि इसकी फैलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ये फैलने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है। जितना भोजन इसमें हम आपका प्रवेश कराते जाएंगे, ये आपका धीरे धीरे आपका फैलता जाता है। तो यहां पर एक बातें हम बताएंगे कि ये भोजन की मात्रा, लिंग और क्या होते हैं स्पेशल तौर से उम्र के अनुसार इनकी साइज में बढ़ोतरी होती है। अर्थात जितना हम भोजन इसमें आपका प्रवेश कराते जाएंगे वैसे वैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है। दूसरा क्या होता है, लिंग की बात करें तो लिंग में आपका मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ये लिंग में स्पेशली क्या होता है, हमारा मेल होता है उसमें आपका, उसमें स्पेशल जो होते हैं जे शेप या थैलेनुमा संरचना के रूप में होता है। और जो आपका फीमेल होते हैं उसमें क्या होते हैं आपका, उसमें बेलनाकार होते हैं। ठीक ना, बेलन के आकार की इनकी संरचना होती है, अर्थात ऊपर और नीचे आपके सकरे होंगे और बीच में स्पेशली मोटे होते हैं। तो यहां पर जो फिगर आपका ड्रा किया गया है, ये स्पेशल तौर से क्या होते हैं आपका, ये मेल का स्टमक यहां पर दिया गया है।
इसमें यहां पर देखेंगे जहां पर हमारी ग्रास नली स्टमक जुड़ी होती है, यहां पर एक क्या होते हैं आपका कार्डियक स्फिंक्टर, इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं या निम्न ग्रास नली संकोचक भी नाम दे सकते हैं। यह ग्रास नली क्या होता है, इसको आमाशय में भोजन को आने की अनुमति देता है। एक बात और इसमें हम आपको बताएंगे, जो हमारा ये आमाशय होता है, इस आमाशय की आंतरिक दीवार में वहां पर आपका रूगी पाए जाते हैं, रूगी उभरे होते हैं, और रूगी तब तक आपका उभरे रहते हैं जब तक भोजन क्या होता है इस आमाशय में फिलअप नहीं हो जाता है। जब आपका भोजन आमाशय में फिलअप कर जाता है अर्थात भर जाता है तो रूगी भैया क्या होते हैं, धीरे धीरे आपका डिसअपीयर कर हो जाते हैं, अर्थात ये आपको यहां पर भोजन का फिलअप होने से रूगी की समाप्त, रूगी जो होता है वो आपका धीरे धीरे गायब होने लगता है। आगे चलते हैं, इसमें स्पेशल यहां 4 भाग देखते हैं आपका आमाशय में। सबसे पहले कार्डियक भाग, जो भाग भैया क्या होता है कि आमाशय का वह भाग जो अधिकतर क्या होता है हृदय से ढका होता है, उसे हम कार्डियक भाग कहते हैं। दूसरा भाग हमारा फंडिक, जो आपका उभरा हुआ थैलेनुमा उभरा हुआ भाग होता है उसे हम फंडिक कहते हैं। और अधिकतर भाग जो होते हैं आपका ये आमाशय काय कहलाते हैं, तीसरा भाग होता है। और चौथा भाग हमारा पाइलोरिक भाग होता है। इस पाइलोरिक वाले भाग में स्पेशल तौर से हम यहां पर आपको बताएंगे कि यहां पर क्या होते हैं आपका भी पाइलोरिक स्फिंक्टर पाई जाती हैं। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या काम करती हैं, इस पाइलोरस वाले भाग से या पाइलोरिस वाले भाग से भोजन को ड्यूडेनम में आने की अनुमति देती है, लेकिन वापस जाने की अनुमति नहीं होती है। क्लियर? तो स्पेशल तौर से ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। यहां पर आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा बातें मेंशन करेंगे। आप क्या बताएंगे इसमें, आप ये कह सकते हैं क्या कि ग्रास नली तथा ग्रहणी के बीच का चौड़ा थैलेनुमा भाग, चौड़ा थैलेनुमा भाग आमाशय कहलाता है, आमाशय कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? दूसरी बात यहां पर हम डिस्कस करेंगे, आमाशय 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। क्लियर? आगे चलेंगे। आमाशय भोजन, लिंग तथा आयु के अनुसार आमाशय भोजन की मात्रा, लिंग तथा आयु के अनुसार घटता बढ़ता है, अर्थात इनमें फैलने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इन्हें हम प्रसार क्षेत्र कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा और चौड़ा प्रसार क्षेत्र वाला भाग होता है हमारा आमाशय। क्लियर? अब इसमें हम एक बातें बताएंगे, भोजन की मात्रा क्या होती है, कि जितनी मात्रा में भोजन आप इसमें क्या होते हैं आपका आमाशय में प्रवेश कराते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है इनकी साइज बढ़ती जाती है। लिंग की बात करें तो लिंग में स्पेशल तौर से क्या होते हैं आपका, नर में ये जे शेप होता है और जो आपकी मादा होती है उसमें बेलनाकार होता है। आगे चलते हैं, स्पेशल तौर से आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, आमाशय की आंतरिक दीवार, आमाशय की आंतरिक दीवार में रूगी पाए जाते हैं, रूगी पाए जाते हैं। क्लियर? और ये रूगी कब होगा, ये रूगी कब दिखाई देगा, जब हमारे आमाशय में भोजन की आवश्यकता होती है, तब आपका रूगी उसमें उभर आएंगे। ठीक है, रूगी पाए जाते हैं। भोजन के भरने पर आमाशय
से रूगी, आमाशय से रूगी समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आमाशय मुख्यतः 4 भाग होता है। आमाशय 4 भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन भाग होते हैं? सबसे पहला भाग हमारा होगा कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। दूसरा भाग होगा हमारा फंडस या फंडिक भाग, फंडस भाग। तीसरा भाग है आमाशय काय, आमाशय काय। और चौथा भाग आपको मिलेगा पाइलोरस या पाइलोरिक भाग, पाइलोरस या पाइलोरिक भाग। क्लियर? ये 4 भाग आपके फिगर में आपको दिखाई दिए गए हैं। कार्डियक भाग ये वाला होता है, फंडिक भाग ये है, आमाशय का यहाँ से यहाँ तक पूरी संरचना होती है, और ये पाइलोरस भाग आपका ये होता है। अब इसमें हम कार्डियक भाग को एक एक बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका कहेंगे वे कार्डियक भाग जो होता है ये आमाशय का प्रथम भाग कहलाता है, जो अधिकतर हृदय से ढका होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, हृदय ढके होने की वजह से इन्हें हम कार्डियक भाग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भी हमारा फंडस भाग होता है, ये वाला पार्ट, ये उभरा हुआ संरचना के रूप में होता है, इसे हम या गुंबद नुमा संरचना के रूप में होता है, इसे फंडिक या फंडस भाग कहते हैं। और फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग के बीच का जो आपका भाग होता है उसे हम आमाशय काय कहते हैं, जिसे हम बॉडी रीजन कहते हैं, शेषाग्र भाग कहते हैं। और सबसे अंतिम भाग पाइलोरिक आमाशय का पाइलोरिक भाग या पाइलोरस भाग कहलाता है। क्लियर? और इस पाइलोरिक वाले भाग में और जहां पर ग्रहणी इनसे जुड़ी होती हैं उस स्थान पर यहां पर एक प्रकार का संकोचक पेशी या संकोचक अवरोधनी पेशी पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं आपका, क्या नाम देंगे? पाइलोरस इंस्फिंक्टर कहते हैं, या पाइलोरस संकोचक पेशी कहते हैं, संकोचक अवरोधनी पेशी कह सकते हैं आपको, अवरोधनी पेशी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, ये आपका स्टमक में भोजन जो होता है ये सीधा आपका ग्रहणी में प्रवेश करता है। एक बात हम यहाँ और बताना चाहेंगे कि जब भोजन यहाँ पर आता है तो इसमें 2 तरह की गतियाँ चलती हैं। लहरदार गति से हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, और दूसरा आपका मंथन गति। यहाँ पर देखेंगे आमाशय की दीवारों में एक क्रमाकुंचन गतियाँ, क्रमाकुंचन गति या क्रमाकुंचन गतियां चलती हैं, और दूसरा आपका मंथन गति चलती है, मंथन गति। अब इसमें होता क्या है, जब भोजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं सीधा हमारे इस स्टमक में आते हैं, इस आमाशय में आते, तो यहाँ पर भोजन के जो आपकी आमाशय की दीवार होती है इनमें आपका ये संकुचन होता है, अर्थात ये आपका लहरदार मूवमेंट करती हैं, और लहरदार मूवमेंट करने से भोजन क्या होता है आपका ये पूरे स्टमक में घूमता है। उसके बाद फिर दूसरा आपका ये मंथन गतियाँ यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आपका आप देखते हैं मथनी से दही को तोड़ा जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है आपका हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में वहां पर मंथन गतियां होती है, और भोजन जो होता है ये जा करके आपका आमाशय की दीवार से जो निकलने वाली जठर ग्रंथियां, जठर रस होते हैं, उन जठर रस से आपका सन जाती हैं, अर्थात भोजन जो होता है जठर रस में आपका पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। अब वहां पर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो होते हैं, वो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, फैट को तोड़ने वाले, ये सभी लोग अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं इसमें स्पेशल तौर से हम अगली बातें। हाँ, एक बात और बताएंगे, हमारा ये आमाशय काम क्या करता है। आमाशय का सबसे मुख्य काम ये होता है कि भोजन, जल, जो भी आप अपने एलिमेंट्री आयन डालते हैं उनको अपने पास लगभग 1 घंटे तक स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद ये फिर अगला प्रोसेस अपना चलता है या अपना कार्य करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आपका अगला भाग होगा आंत, जिसे हम इंटेस्टाइन या आंत के नाम से जानते हैं।
इंटेस्टाइन कहते हैं। देखेंगे स्पेशल क्या तौर से आपका कि आहार नाल का पतला भाग जो होता है, सबसे अंतिम भाग, उसे हम नाम देते हैं आंत कहते हैं। आंत देखेंगे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। आमाशय के ठीक नीचे का शेष भाग, आमाशय के ठीक नीचे का शेष भाग आंत कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आहार नली का जो अंतिम वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, उसे हम आंत नाम देते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये आंत जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक आपका या दो भागों में बटा होता है। पहला हमारा छोटी आंत और दूसरा क्या होता है आपका बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत। तो इसमें हम सबसे पहले कि छोटी आंत क्या होती है इनके बारे में आपका चर्चा करते हैं। छोटी आंत कहते किसे हैं, यहां पर इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन नाम देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए स्पेशल तौर से आप फिगर में देखिएगा, जो मानव का जो आहार नाल तंत्र का फिगर बना है, वहां फिगर में आप देखेंगे तो जो हमारी छोटी आंत होती है ये किसके किसके बीच पाई जाती है। आप ये कह सकते हैं कि आमाशय और बड़ी आंत के बीच का अत्यधिक कुंडलित भाग हमारी छोटी आंत कहलाती है। और छोटी आंत जो होती है हमारी उदर गुहा में, जो हमारा ये उदर गुहा होता है, इसी उदर गुहा में आकर के कुंडलित अवस्था में व्यवस्थित होती है। जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लंबाई है 6 से 7 मीटर होती है। क्लियर। और आपका 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। साथ साथ ये रखेंगे स्पेशल तौर से इनका व्यास जो होता है कम होता है, लेकिन लंबाई इनकी अधिक होती है। और स्पेशल तौर से ये जो हमारा छोटी आंत होती है, यहाँ पर ये छोटी आंत को हम पाचन और अवशोषण का केंद्र कहते हैं। अर्थात यहाँ पर भोजन पचता भी है और साथ साथ यहाँ पर अवशोषित भी होता है। क्लियर इतनी बातें। जो इनकी भैया क्या होती हैं, आंत होती है, इस आंत की आंतरिक दीवारों में ब्रूनर्स ग्रंथियां, ठीक है, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपका एंजाइम स्राव करने वाली ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो उन्हें हम नेक्स्ट जो आप पढ़ाएंगे पाचक ग्रंथियां, वहां से बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है आपका देखेंगे, जो हमारी छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में मुख्यतः आपको 3 भाग मिलेंगे। वो 3 भाग कौन सा, ग्रहणी, दूसरा आपका मध्यांत्र, तीसरा आपका शेषांत्र। जो हमारा ग्रहणी होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबाई की होती है, सी आकार की होती है। और वो ग्रहणी के बीच में क्या होते हैं आपका पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय, वो आपकी नलिकाएं वहां पर खुली होती हैं। साथ साथ आपका पित्त ग्रंथियां, पित्त जो नलिकाएं होती है वो भी आकर के उसी ड्यूडनम में या कहो आपका ग्रहणी में खुली होती है। ग्रहणी में किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, वहां पर केवल ग्रहणी या ड्यूडनल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती हैं और जिससे वो उनका पथ जो होता है आसानी से चिकना और मुलायम बना रहता है। दूसरा जो हमारा भाग होता है उसे हम नाम देते हैं आपका मध्यांत्र। मध्यांत्र को हम नाम देते हैं आपका जेजुनम। जेजुनम जो होता है ये 2.4 मीटर लंबा होता है और बीच में आपका एक खाली रहता है। चाहे भोजन से थैली भरी हो या न भरी हो, हमेशा खाली रहेगा, रिक्त स्थान के रूप में ये दिखाई देता है। और ये क्या होते हैं, ग्रहणी और इलियम जिसे हम शेषांत्र कहते हैं, उनके बीच ये क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। अर्थात हमारा ये मध्यांत्र होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, पथ प्रदान करने का काम करता है, जिससे भोजन आसानी से आगे की ओर खिसकता हुआ चला जाता है। तीसरी बात इसमें हम बात करेंगे आपका शेषांत्र या इलियम। इलियम जो होता है हमारा छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग कहलाता है, जो 3.4 मीटर आपका लंबा होता है और ये कुंडलित अवस्था के रूप में होते हैं। इनका अंतिम सिरा बड़ी आंत के
सीकम वाले भाग से जुड़ा होता है, जहां पर ये जुड़ते हैं, जहां पर सीकम और छोटी आंत का अंतिम भाग जुड़ा होता है, उस स्थान को नाम देते हैं इलियोसिकल जंक्शन। उस इलियोसिकल जंक्शन में एक आपका भैया क्या होते हैं, वाल्व पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं आपका इलियोसिकल वाल्व। ये वाल्व क्या होता है, छोटी आंत से अर्थात इलियम से भोजन को सीकम में जाने की अनुमति देता है, लेकिन वापस आने की अनुमति नहीं देता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर आपका 3 पार्ट और देखेंगे। जो हमारा इलियम वाला भाग होता है, इस इलियम वाले भाग में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। अब उसमें स्पेशल तौर से क्या होता है, जो हमारे इलियम की आंतरिक दीवार होती है उसमें असंख्य अंगुलियों के समान असंख्य उभार पाए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका रसांकुर कहते हैं। यह रसांकुर भोजन के अवशोषण तल को 10 गुना बढ़ा देता है। और साथ साथ क्या होता है आपका, उस रसांकुर के ऊपर ब्रुश के बॉर्डर के समान संरचना पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं आपका सूक्ष्मांकुर। यह सूक्ष्मांकुर क्या होता है, भोजन के अवशोषण तल को 20 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है, अर्थात बढ़ा देता है, जिससे भोजन बहुत तेजी के साथ हमारे इलियम वाले भाग में अवशोषित हो जाता है। थोड़ा सा यहां देखिए, हम मेंशन करते हैं इसमें स्पेशल तौर से। छोटी आंत में स्पेशली हम दिखाते क्या हैं कि आमाशय तथा बड़ी आंत के बीच का भाग जो पतला कुंडलित होता है, छोटी आंत कहलाता है। छोटी आंत कहलाता है। क्लियर, इतनी बातें कन्फर्म हैं। छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो आंतरिक भाग होता है वो श्लेष्म अस्तर से ढका होता है। यहां पर हम इसमें बातें बताएंगे। छोटी आंत अंदर की ओर श्लेष्म अस्तर से स्तरित होती है। श्लेष्म अस्तर से स्तरित होती है। क्लियर, यह उदर गुहा में कुंडलित अवस्था में व्यवस्थित होता है तथा बड़ी आंत से घिरा होता है। बड़ी आंत से घिरा होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। क्लियर हो गया। कौन कौन 3 भाग होंगे? नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 2 मध्यांत्र, नंबर 3 शेषांत्र। ठीक है, अब इसमें हम ये बातें बताएंगे कि छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी कहलाता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, सी आकार की होती है। सी आकार की
होती हैं। 25 सेंटीमीटर की लंबाई होगी और सी आकार की होती है ये, और ग्रहणी का हमारा एक प्रथम भाग कहलाता है। ठीक है, इस ग्रहणी में यहां पर देखेंगे अग्न्याशय, अग्न्याशय ये कह सकते हैं आपका ग्रहणी में अग्न्याशय तथा पित्तनली, अग्न्याशय तथा पित्तनली खुली होती हैं, खुली होती हैं। ठीक है, ग्रहणी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ग्रहणी में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। क्लियर। अब पूछेंगे क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियां यहां पर नहीं होती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरा भाग हमारा होता है मध्यांत्र। ये मध्यांत्र भाग में स्पेशल तौर से क्या देखेंगे आपका, हम मध्यांत्र भाग को हम जेजुनम नाम देते हैं। मध्यांत्र भाग को जेजुनम, जेजुनम। अब देखेंगे इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.4 मीटर लंबा होता है ये जेजुनम, 2.4 मीटर लंबा होता है। और साथ साथ क्या होता है, ग्रहणी, ग्रहणी तथा शेषांत्र के बीच का भाग होता है, ये बीच का भाग होता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये हमेशा रिक्त होता है, इसकी खास विशेषता होती है, ये रिक्त पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा भाग हमारा होता है, यहां पर भी क्या होता है आपका, किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ना अवशोषण होता है। क्लियर। तीसरी बातें हमारी आती हैं, वो तीसरी बातें कौन सी हैं आपका, वो है हमारा शेषांत्र, जिसे हम इलियम नाम देते हैं। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। क्लियर। तो देखिए इसमें स्पेशली तौर से जो हमारा ये शेषांत्र होता है, ये छोटी आंत का सबसे प्रमुख भाग होता है, शेषांत्र, शेषांत्र जिसे हम नाम देते हैं आपका इलियम। ये देखिए स्पेशली होता क्या है, इलियम, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग इलियम कहलाता है। इलियम की जो आपकी लंबाई होती है 3.4 मीटर होती है। इलियम की लंबाई कितनी होती है, 3.4 मीटर होती है। एक बात दूसरा इसमें क्या होता है, हम बताएंगे कि जो इलियम की आंतरिक दीवार होती है, इस आंतरिक दीवार में असंख्य अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं। क्या होते हैं आपका, असंख्य अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका रसांकुर। क्या कहेंगे इसको, रसांकुर। यह आपका इस तरह से ऐसे आंतरिक दीवारों में अंगुलियों के समान उभार होते हैं, इसे हम नाम देते हैं आपका रसांकुर कहते हैं। रसांकुर की कारण, रसांकुर के कारण क्या होता है, इलियम यानी शेषांत्र जो होता है, शेषांत्र, रसांकुर के कारण शेषांत्र का सतह मखमली हो जाता है, मखमली हो जाता है। किसके कारण, रसांकुर के कारण। क्लियर। रसांकुर का मुख्य काम यह होता है कि भोजन को अवशोषित करना या भोजन का अवशोषण करना। कितना भोजन का अवशोषण करेगा ये, आपका 10 गुना। क्लियर। और जो हमारे रसांकुर होते हैं, इन्हीं के ऊपर ऐसे ब्रश के समान आपकी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम नाम देते हैं सूक्ष्म अंकुर। क्या नाम देंगे इसको, सूक्ष्म अंकुर नाम देते हैं। यह सूक्ष्म अंकुर जो होता है, यह भोजन अवशोषण तल को 20 गुना बढ़ा देता है, 20 गुना बढ़ा देता है। बात समझ पा रहे हैं ना। जिससे क्या होता है, भोजन बहुत तेजी के साथ जो होते हैं आपका अवशोषित हो जाते हैं। क्लियर।
रसांग जो हमारा शेषांत्र होता है, शेषांत्र का सबसे अंतिम भाग, यहां पर हम एक बातें और मेंशन कर देते हैं, शेषांत्र का अंतिम भाग बड़ी आंत के सीकम भाग में खुला होता है, खुला होता है, जिसे इलियोसिकल संधि कहते हैं, इलियोसिकल संधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है, जो भोजन को छोटी आंत से सीकम में जाने की अनुमति देता है, लेकिन वापस नहीं। क्लियर? चलिए, तो ये रहे आपके भैया क्या होते हैं आपका छोटी आंत। छोटी आंत में हमने 3 भाग को डिस्क्राइब कर लिया। आगे चलते हैं, इसमें बड़ी आंत। हाँ, इसका एक बड़ा काम आपने बताया भी हमने आपको कि जो आपका ये भोजन को पचाने और साथ साथ आपका अवशोषित करने का कार्य करता है, ये जो हमारा इलियम वाला भाग होता है। आइए अगली बात इसमें हम डिस्कस करते हैं, हमारा सबसे लास्ट भाग एलिमेंट्री कैनाल का, वो है कौन सा? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत जो होते हैं, बड़ी आंत, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर ड्रा करते हैं इसका, और इनके बारे में फिर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये हमारा बड़ी आंत का फिगर है। फिगर को जितना ही बारीक आप बनाएंगे, जितना फाइन बनाएंगे, जितनी सुंदरता इसमें रहेगी, उतना ही नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा। ये देखिए इस तौर से। एक बात इसमें हम बताएंगे आपको, जो हमारा ये बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में स्पेशली देखेंगे इनकी जो संरचनाएं होती हैं, इनमें आपका जगह जगह उभार दिखते हैं। देख रहे हैं फिगर में? इस उभार को हम नाम देते हैं हास्ट्रा। क्लियर? क्या नाम देंगे इसको? हास्ट्रा नाम देते हैं। बिल्कुल ये क्या होता है, मोतियों के माला के समान इस संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम हास्ट्रा नाम देते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसमें हमने इसको रफली डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। तो स्पेशली यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये आमाशय जो हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, पहली बात तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग बड़ी आंत कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? ये बड़ी आंत। और स्पेशल तौर से बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 से 2.5 मीटर होती है। कितना होता है? 1.5 से आपका 2.5 मीटर। क्लियर? और देखें कंडीशन क्या होता है इसमें, स्पेशली तौर से
इनका व्यास जो होता है डायमीटर ये सबसे अधिक होता है, अर्थात छोटी आंत से अत्यधिक चौड़ा होता है। और इसमें स्पेशली यह पूरे जो छोटी आंत होती है उनको घेर रखता है। इसमें आपका भैया लगभग 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग हमारा सीकम, जिसे हम उंडुक नाम देते हैं, इसको हिंदी में इसे कहते हैं सीकम, उंडुक, सीकम भाग। सीकम वाले भाग से जितना भी एरिया है यहां से लेकर यहां तक पूरा भाग ये कहलाएगा भैया क्या आपका, वो हमारा कोलन कहलाएगा। तो यहां पर क्या होता है आपका, हम ये जो कोलन है इसे अनुप्रस्थ कोलन नाम दे सकते हैं, अनुप्रस्थ कोलन। क्लियर। एक होता है क्या आपका आरोही कोलन, आरोही कोलन, अवरोही कोलन, अवरोही कोलन। यहां पर आपका है सिग्मॉयड या पेल्विक कोलन, पेल्विक कोलन। और हमारा तीसरा भाग मिलेगा आपको मलाशय, मलाशय यह है हमारा गूदा। क्लियर। अब इनके बारे में हम स्पेशली चर्चा करते हैं। यहां पर हमारा वर्मी फार्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका, परिशेषिका कहते हैं इसको। ये 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो पहली बात हमने यहां पर देखी भैया कि बड़ी आंत जो होता है, ये बड़ी आंत कैसे डिफाइन करेंगे। बड़ी आंत को हम स्पेशली डिफाइन ये कर सकते हैं कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग बड़ी आंत कहलाता है। ठीक है ना। यहां देखिए, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग, सबसे अंतिम भाग या अंतिम भाग कह लीजिए, अंतिम भाग बड़ी आंत कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका ये, बड़ी आंत, बड़ी आंत कहलाता है। आगे चलते हैं। बड़ी आंत उदर गुहा में, बड़ी आंत उदर गुहा में, उदर गुहा में स्थित होते हैं और छोटी आंत, और छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। क्लियर, घेरे रहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से लेकर के आपका 2 मीटर होता है तथा व्यास छोटी आंत से अधिक होता है। व्यास छोटी आंत से अधिक होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें भी हमारी बड़ी आंत होती है। इस बड़ी आंत में उसके मध्य में आपका टीनियल कोली, इसे हम नाम देते हैं आपका टीनियल कोली कहते हैं। यहां पर टीनियल कोली पाई जाती है। क्लियर। आगे चलते हैं। आपका मुख्यतः हमारा जो आपका ये बड़ी आंत होता है 3 भाग में बटा होता है। पहला भाग हमारा सीकम, दूसरा भाग कोलन और तीसरा भाग आपको मलाशय। क्लियर। अब इनके एक एक पार्ट के बारे में हम यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, स्टडी करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं सीकम क्या होता है, कोलन क्या होता है और ये हमारा मलाशय क्या होता है। आगे चलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आपका सबसे पहले वो है हमारा सीकम, जिसे हम उंडुक कहते हैं। सीकम, जो हमारा सीकम होता है, देखेंगे बड़ी आंत का पहला भाग सीकम कहलाता है। बड़ी आंत का प्रथम भाग
क्या कहलाएगा भैया? सीकम। प्रथम भाग सीकम कहलाता है। यहां पर हम एक बातें बताएंगे आपको कि स्पेशली तौर से जो हमारा सीकम होता है, ये भाग देख रहे हैं आपका बड़ी आंत का, ये सीकम वाला भाग लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबाई का थैलेनुमा संरचना होता है। और इसी वाले भाग में, सीकम वाले भाग में यहां पर देखे हैं कि ये शेषांत्र का भाग खुला होता है। इस वाले भाग को नाम देते हैं आपका हम इलियोसीकल जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलियोसीकल जंक्शन बोलते हैं या संधि कहते हैं। क्लियर? और यहीं पर क्या होते हैं आपका, ये इलियोसीकल वाल पाए जाते हैं। ये भोजन जो होता है सीधा क्या होता है आपका, ये उस सीकम में आ जाता है, लेकिन सीकम से वापस इलियम में जाने की अनुमति नहीं होती है। अब यहां देखा आपने सीकम कैसा होता है भैया? 5 से 6 सेंटीमीटर थैलेनुमा संरचना के रूप में होता है। सीकम के सबसे अग्र सिरे पर यहां देखेंगे आपका लगभग 12 से आपका 15 सेंटीमीटर एक बंद नली या अंध नली पाई जाती है। उस अंध नली को हम नाम देते हैं कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, या इसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। जब किसी कारणवश क्या होते हैं आपका, यहां पर भोजन के मालिक्यूल अगर हमारे इस कृमि रूप परिशेषिका में आ जाते हैं तो भयानक पीड़ा होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है भोजन यहां पर आपका सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ेगा तो क्या होता है, इनका जो लेयर होता है क्षतिग्रस्त कर जाता है, इसमें पस जो है आकर के एकत्रित हो जाते हैं। अब ये पस जब एकत्रित होगा तो यहां पर भयानक पीड़ा होगी, उसे बोलेंगे अपेंडिसाइटिस पेन या अपेंडिसाइटिस दर्द कहेंगे, और उसे हम शल्य चिकित्सा के माध्यम से काट करके निकाल देते हैं। अर्थात ये हमारी बॉडी में काटे जाने पर इसका कोई प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर नहीं पड़ता है। ये हमारे अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। लेकिन जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं, गाय, भैंस, ना खरगोश, हिरण, इन सब में आपका सीकम जो होता है फुल्ली आपका मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए इनका सबसे बड़ा रोल सीकम का होता है। क्योंकि जो हमारे शाकाहारी एनिमल हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं। उनमें उनके घास फूस में आपका सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उस सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम हमारा कौन करता है? सीकम। और सीकम में सेलुलेज नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो घासों में पाए जाने वाले शर्करा सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा भाग हमारा आता है कोलन। तो पहले यहां पर हम सीकम को देख लेते हैं थोड़ा सा। सीकम कहलाता हो गया। दूसरी बातें क्या कहेंगे? सीकम 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा थैलेनुमा भाग होता है। थैलेनुमा भाग होता है। क्लियर? दूसरी बातें, सीकम में इलियम, सीकम में इलियम जिसे हम शेषांत्र कहते हैं, इलियम खुला होता है। इलियम और सीकम के बीच में, इलियम एवं सीकम के बीच में इलियोसीकल वाल पाए जाते हैं। इलियोसीकल वाल्व पाए जाते हैं जो भोजन को इलियम से, सीकम में जाने की अनुमति देता है। सीकम में जाने की अनुमति देता है, लेकिन वापस की अनुमति नहीं, लेकिन वापस की अनुमति नहीं। अब आगे चलेंगे। एक बात और, सीकम के सिरे पर, सीकम के सिरे पर एक अंध नली पाई जाती है। अंध नली पाई जाती है जो
15 सेंटीमीटर पाई जाती है, जो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे कृमि रूप परिसेशिका कहते हैं। कृमि रूप परिसेशिका कहते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इस जो हमारी कृमि रूप परिसेशिका होती है, ये हमारे अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी कृमि रूप परिसेशिका, कृमि रूप परिसेशिका अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। ठीक है, अर्थात इनका कोई रोल हमारी बॉडी में नहीं होता है। ये केवल आपका जो हमारे शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें फुल्ली मैच्योर होते हैं, फुल्ली डेवलप होते हैं, वो आपका सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पर मानव के केस में इसका कोई रोल नहीं होता है। अब चलते जो हमारी अंधनली है, हमने बताया इस अंधनली में जब कोई भोजन के कण चले जाते हैं तो ये अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, और जब सड़ता है तो टॉक्सिक सबस्टेंस बन जाता है, अर्थात पॉइजन बन जाता है, जिससे क्या होती है उस अंधनली की जो आपकी श्लेष्म दीवारें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, भयानक पीड़ा होगी, पस इकट्ठा हो जाएगा। उस प्रकार के दर्द को हम नाम देंगे आपका अपेंडिसाइटिस पेन कहेंगे, और उसे हम शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के द्वारा काट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका मिलता है इसमें। दूसरी बात है हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे अगला हमारा कोलन पार्ट। जो कोलन भाग होता है, ये दूसरा भाग कोलन, ये आपका बड़ी आंत का दूसरा भाग क्या कराएगा? कोलन। देखिए इसमें स्पेशल तौर से कोलन के बारे में, यहां पर हम कोलन, चलिए कोलन देखिए होता क्या इसमें, आप ये कह सकते हैं बड़ी आंत का दूसरा भाग कोलन कहलाता है, कोलन कहलाता है। क्लियर? दूसरी बात इसमें है कोलन पर स्थान पर या कोलन स्थान कह सकते हैं आप, कोलन स्थान पर कोष्ठ के रूप में फूला हुआ होता है, कोष्ठ के रूप में फूला हुआ होता है, जिसे क्या नाम देंगे सर? जिसे हास्ट्रा कहते हैं, जिसे हास्ट्रा कहते हैं। क्लियर? आगे चलेंगे। कोलन 4 भागों में बटा होता है। नंबर 1, कोलन 4 भाग में बटे होते हैं, कोलन 4 भाग में बटे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन भाग? नंबर 1 आरोही कोलन, नंबर 2 अनुप्रस्थ कोलन, नंबर 3 अवरोही कोलन, नंबर 4 पेल्विक कोलन या सिग्मोइड कोलन। क्लियर? और इस फिगर को आप यहां देख सकते हैं, आरोही कोलन ये सीकम के ठीक बाद का भाग होता है। ठीक है, यह आपका 15 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। अनुप्रस्थ कोलन ये आरोही और अवरोही के बीच का भाग होता है, ये 50 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। यह आपका जो हमारा अवरोही कोलन होता है ये 25 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। जो सिग्मोइड कोलन होता है ये आपका लगभग 40 सेंटीमीटर लंबाई के होते हैं। ठीक है,
बस इनका काम क्या होता है, ये इनका मेन काम ये होता है कि भोजन को ऊपर की ओर ऐसे मूव कराते हुए आगे की ओर ले जाते हैं। और बड़ी आंत का काम ये होता है कि जो आपका जो अपच भोजन होता है उसमें से अतिरिक्त जल को अवशोषित करना। जो हमारा ये अतिरिक्त जल होता है उस अतिरिक्त जल को क्या काम करते हैं, ये स्पेशल तौर से अवशोषित करने का काम करते हैं। तो आइए इसमें डिस्कशन करते हैं आपका हम बड़ी आंत में कंडीशन और कि जो हमारा ये आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन, पेल्विक कोलन, ये 4 प्रकार कोलन होते हैं। ये कोलन जो होता है पूरी बड़ी आंत जो होती है ये क्या काम करते हैं, जो हमारे अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे क्या काम करता है आपका ये अतिरिक्त जो जल होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। आगे तीसरा पार्ट हम बात करेंगे मलाशय के बारे में। जो हमारा मलाशय होता है ये आपका पूरे बड़ी आंत का सबसे आपका भी तीसरा भाग होता है मलाशय। मलाशय क्लियर, अर्थात इसे हम रेक्टम नाम देते हैं और इसका तात्पर्य होता है मल का आशय, अर्थात जहां पर मल आपका इकट्ठा होता है उसी को इकट्ठा करने का एक प्रकार का थैला होता है, उसे हम नाम देते हैं मलाशय। तो यहां पर देखेंगे बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, मलाशय कहलाता है। मलाशय का तात्पर्य होता है मल रखने का थैला या मल को एकत्रित करने का थैला। मलाशय का तात्पर्य मल को एकत्रित करने का थैला। क्लियर, आगे चलते हैं। जो हमारा ये मलाशय होता है, मलाशय की आंतरिक दीवारों में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ये अनैच्छिक पेशियां, जब भी अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, तो ये क्या होते हैं आपका, इनमें मल त्यागने की इच्छा बढ़ जाती है। अर्थात यदि पेशियों में आपका सिकुड़न और फैलाव होता है तो क्या होता है आपका मल को त्याग करने की, मल को बाहर निकालने की इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है, तो मल जो आखिर मलाशय की आंतरिक दीवार होती है, मलाशय की आंतरिक दीवार में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं जिनके संकुचन एवं प्रसरण से मल त्यागने की इच्छा जागृत होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। मलाशय से एक पतली नली निकलती है जो लगभग आपका 5 से 6 सेंटीमीटर की एक नली निकलती है जिसे गूदा नाल कहते हैं। क्लियर, गूदा नाल बाहर की ओर गूदा छिद्र के द्वारा खुला होता है। ठीक है, जिससे मल
बाहर की ओर निकलते हैं और निकलते हैं। क्लियर? अब आगे चलते इसमें एक बात और बताएंगे, लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये गूदा नाल होती है जिसे एनल कैनाल कहते हैं, उसमें गूदा स्तंभ पाए जाते हैं। गूदा स्तंभ, गूदा नाल में गूदा स्तंभ पाए जाते हैं। गूदा स्तंभ पाए जाते हैं। क्लियर? और गूदा स्तंभ में क्या होते हैं आपका आर्टरी, जो धमनी होती है वो आपकी पाई जाती है। गूदा स्तंभ में या स्तंभ से लगी धमनी होती हैं, ठीक है, जो रक्त को ले जाने का काम करती हैं। और देखेंगे कंडीशन क्या होता है जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज जिसे कहते हैं। कब्ज का मतलब हो गया कि मल का ठोस पदार्थ के रूप में टाइट हो जाना, अर्थात उसके अंदर से क्या होता है, उस मल से एक्स्ट्रा जल जो होते हैं जब एब्जॉर्ब कर जाते हैं तो मल जो होता है हमारा ठोस गोली के रूप में होता है, उसे हम कहते हैं आपका क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन प्रक्रिया में क्या होता है, मल जो होता है आगे की ओर बड़ी कठिनाई से खिसकता है। जब हम प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, ये आपका गूदा स्तंभ से लगी धमनी होती है उसको आपका ये ब्रेक करती हुई आती है। और जब आपकी धमनी ब्रेक कर जाती है तो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसमें घाव हो जाता है। और घाव होने के बाद क्या होता है आपका, वो बाद में बवासीर से फिर आपका भगंदर जैसे रोग में आपका परिवर्तित हो जाता है। बात समझ रहे हैं? एक बात है और यहां बताएंगे हम, जो हमारा ये गूदा होता है, गूदा नाल, जहां पर आपका ये गूदा नाल से गूदा छिद्र बाहर खुला होता है, उसमें दो तरह के संकोचक, गूदा छिद्र संकोचक पेशी पाए जाते हैं। गूदा नाल में जो आपकी गूदा छिद्र होती है, गूदा नाल में दो तरह की गूदा छिद्र संकोचक पेशी पाई जाती हैं। अंदर की ओर ऐच्छिक पेशी, तथा बाहर की ओर अनैच्छिक। ये दोनों पेशियां गूदा छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करती हैं। अर्थात अगर अंदर वाली पेशी जो आपकी भी क्या रिलैक्स होती है, मल क्या होता है आगे की ओर खिसकता है और ये फिर क्या होता है आपका खुलता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, मल को बाहर जाने, ठीक है, के लिए क्या होते हैं, गूदा संकोचक पेशियों का खुलना मस्ट होता है। तो ये सभी लोग क्या होते हैं आपका, ये मल को आगे की ओर निकालने का काम करते हैं। साथ साथ आपकी भी क्या होती है, गूदा संकोचक पेशियां मल निकलने के बाद गूदा छिद्र को, गूदा अपर्चर को बंद कर लेती हैं। और बंद करने में आपका अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियों का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भी क्या होते हैं आज का टॉपिक, जो हमने मानव में पोषण के बारे में स्पेशली क्या क्या पढ़ लिया। एक बार हम फिर रिव्यू दे देते हैं इसमें कि मानव के पोषण में मानव आहार नाल तंत्र, और मानव आहार नाल तंत्र में आहार नाल को हमने स्टडी कर लिया। आहार नाल के इतने भाग हैं, उसमें से आपका मुख, ठीक है, बक्कल कैविटी में तालु के साथ साथ आपका जीव के साथ दांत, ठीक ना, और ग्रसनी, साथ साथ आपका ग्रास नली, आमाशय, आंत में आपका छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ठीक है, और साथ साथ बड़ी आंत के भी 3 भाग आपने स्टडी किया। सबसे पहले आपका मिला सीकम के बाद कोलन, और कोलन के बाद मलाशय। क्लियर? ये सारी चीजों पर हमने आपसे यहां पर डिस्कशन किया। तो
तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे आपका मानव में पोषण में ही पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियों के बारे में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।